गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी आवर्स एकेडमी करनाल। आज एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। आज सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से, जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या किया था, कंप्लीट करा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमने क्या की थी भाई, इक्वेशन स्टार्ट करी थी। इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, वहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आई थी डी इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। अब इसी के ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन से आज क्या करते हैं, स्टार्टिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हुए ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। हाँ, एक बात और, हमने क्या कर लिया था, इंटरनल एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ लिया था हमने, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन वगैरह के बारे में पढ़ लिया था हमने। और किसके बारे में पढ़ा था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन हम ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एक हमने टाइप ऑफ सिस्टम वगैरह हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट for the 2 mole of ideal gas in 10 liter container at 2 atm pressure in a isothermal process। मतलब इसने क्या बोल रखा है, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10 लीटर का दे रखा है, और उसके अंदर हमने 2 मोल आइडियल गैस ले रखी है, और उसका प्रेशर कितना ले रखा है भाई, 2 atm प्रेशर ले रखा है। तो इन 4 ऑप्शन के अंदर ही ये देखना है, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसके अंदर ये देखना है कौन कौन सा आंसर हमारा क्या है, ठीक है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर आपका एमसीक्यू है, और किसका है, जेई मेन वगैरह का है, ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा, गिवन में क्या दे रखा है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर में क्या होता है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर में क्या होता है, टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आइडल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या हो जाएगा, आइडल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन देखो, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये बात हमारी क्या है, ये बात हमारी क्या है, बिल्कुल ही गलत बात है। अगर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या रहेगा हमारा, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसने क्या बोल रखा है, डी यू बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी है, ब्रैकेट के बाहर ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसने क्या बोला, अगर मैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, नॉट इक्वल टू जीरो, क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर चाहे आप भले ही इंटरनल एनर्जी का चेंज करा लो, वो क्या रहेगा, आपका जीरो ही रहेगा। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन में देखो, इंटरनल एनर्जी का चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भले ही कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम भले ही कांस्टेंट रहे, अगर आपका टेम्परेचर चेंज कर रहा तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी, चेंज करेगी। तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी आपका आंसर क्या है, ठीक है। मतलब आपका ए और बी गलत है और सी आपका आंसर है। डी में आपका बोल रखा है ऑल आर करेक्ट, ये तो वैसे ही बात गलत हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। ये भी आपका क्या है, जेई मेन का PYQ है। अब इसने क्या बोल रखा है, कंप्रेशन कर रहे हैं, कंटेनर का क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं। वर्क डन इज, मतलब कितना, उसने बोला जब भी हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो वर्क डन हमारे को कितना लग रहा है कंप्रेस करने में, 10 किलो जूल लग रहा है भाई, ठीक है। और इसने क्या बोला, 2 किलो जूल हीट क्या कर जाती है, एस्केप कर जाती है सराउंडिंग के अंदर, और जैसे ही हम कंप्रेशन करते हैं तो वहां से क्या कर जाती है, 2 किलो जूल हीट, 2 किलो जूल हीट वो क्या कर जाती है, एक्सकेप कर जाती है। हमने ये पता करना है उस कंटेनर के अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आया है। तो हमारे को फॉर्मूला अप्लाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वैसे तो ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हो जाएगा, तो वैसे मैं बेसिक करवाऊँ, इसको फॉर्मूला अप्लाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं एग्जाम्पल करके चलता हूँ। मान के चलो मेरे पास क्या हो गया भाई, मेरे पास क्या हो गए, 10 रुपये मेरे को कहीं से मिल गए, 10 रुपये क्या हो गए, कहीं सड़क वगैरह पे मिल गए, और 2 रुपये मेरे खो जाए, तो टोटल मेरे अंदर कितने का गेन आया, एक तरह से कितने का गेन आया, 10 रुपये मिल गए, 2 लॉस हो गए, मतलब गुम हो गए कहीं पे, टोटल कितने का गेन आया, 8 किलो का, मतलब कितने का आया है, 8 रुपये का गेन आया। तो उसी फॉर्मूले से अगर मैं फॉर्मूला भी अप्लाई करूंगा तो वही आंसर आएगा। तो देख लो भाई, तो आंसर देखो, इसने क्या बोला है, वर्क डन इसने बोल रखा है पॉजिटिव 10 किलो जूल। क्यों, इसने क्या बोल रखा, अगर सराउंडिंग के अंदर मतलब सिस्टम से हीट एस्केप करेगी तो हीट क्या करेगी भाई, माइनस का लिखेंगे, माइनस का कितना, 2 किलो जूल।
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ से हमारी इक्वेशन क्या थी भाई, हमारी इक्वेशन क्या थी, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है, -2 किलो जूल, वर्क डन कितना है 10 किलो जूल। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, +8 किलो जूल हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो वही बात बोली थी, अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है तो आप बेसिक कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, अगर मेरे को 10 रुपये कहीं से मिल जाते हैं और 2 रुपये क्या हो जाते हैं, गुम हो जाए मेरे से, टोटल कितने गेन हुए हैं, कितना नेट कितना हुआ है मेरे को प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आपका ऐसे ही क्या है यहाँ पे, मतलब सिस्टम ने कितनी एनर्जी गेन करी, एक तरह से कितना चेंज हुआ उसके अंदर, 8 किलो जूल का हुआ है, वही आपकी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगला देख लो भाई, एक क्वेश्चन और है, ये पीवाई क्यू आ रखे आपके मेंस वगैरह के अंदर। अब ये देखो एक मैच द फॉलोइंग आया था पीवाई क्यू मेंस के अंदर ही, वो देखो क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है ए के अंदर लिस्ट 1 के अंदर क्या बोल रखा है, स्टेट फंक्शन है, पाथ में बी ऑप्शन के अंदर क्या बोल रखा है, पाथ फंक्शन। हमें पता है स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और बी ऑप्शन के अंदर इसने बोला रखा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जो केवल और केवल पाथ फॉलो, मतलब जो भी सिस्टम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया, या बोल सकते हैं स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक गया है, तो उसने स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया है, वो हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कराया था तुम्हारे को, मैंने कराया था पाथ फंक्शन आपके कितने थे, 5 थे गिनती के, एक वर्क डन, एक आपका हीट, एक आपका टाइम, एक आपका डिस्प्लेसमेंट, एक आपका डिस्प्लेसमेंट, एक आपका दूसरा, पांचवा कौन सा था, हीट कैपेसिटी, पांचवा कौन सा था, हीट कैपेसिटी। तो अब ये देखो इन 5 को छोड़ के सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। पहले बात कर लेते हैं ए की, ए के अंदर कौन कौन सी बात बनेगी, ए के अंदर बात कर लेते हैं, ए वाले ऑप्शन में कौन कौन सा बनेगा। अब वर्क क्या होता है हमारा, पाथ फंक्शन। वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था भाई, जहाँ पर आपकी हीट क्या रहती है, 0 रहेगी। अगर आपकी हीट 0 रहेगी, फॉर्मूला हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। अगर ये 0 तो आपका डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पे क्या आ गया, आपका स्टेट फंक्शन आ गया। तो ये आपका स्टेट फंक्शन हो, तो यहाँ पर भी ये क्या आ गया, वर्क डन भी यहाँ पे क्या बन गया, एडियाबैटिक कंडीशन में स्टेट फंक्शन बन गया। तो वर्क डन आपका वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। मतलब ए का ऑप्शन क्यों बन रहा है, हीट आपका पाथ फंक्शन में। एस वगैरह की बात कर लेते हैं, हीट ऑफ आइसोपोरिक प्रोसेस। आइसोपोरिक में आपका क्या होता है, हीट ऑफ आइसोपोरिक प्रोसेस क्या होगा, कैसा फंक्शन होगा, स्टेट या पाथ। तो देख लो एक बार, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू का होता है माइनस पी डी वी। अब आइसोपोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोपोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो डी यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू वी के बराबर आ गई। मतलब आपका इंटरनल एनर्जी चेंज आपका स्टेट फंक्शन है, तो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन। तो आपका ए के साथ में क्यू हो गया, एक आपका क्या होगा, एस हो गया। अब बात कर लेते हैं टी वगैरह की, इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा एक ऑप्शन और बनता है टी वाला। मतलब स्टेट फंक्शन यहाँ पे हमारे कौन कौन से ऑप्शन में है, क्यू एस टी। अब बात कर लेते हैं पाथ फंक्शन की, बी वाले पार्ट में पाथ फंक्शन। अब बी वाले पार्ट में पाथ फंक्शन, एक आपका वर्क, एक आपका हीट। तो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन बन रहे हैं, पी और आर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, मैच द फॉलोइंग कर लिया। ये आपके सारे के सारे पी वाई क्यूज आ रखे हैं जेईई मेन के अंदर। ठीक है, वहाँ पे आ जाता है एक आधा मैचिंग मैच द फॉलोइंग के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे दे रखा होगा तो, हाँ ये दे रखा, इसने बोल रखा है वन और मोर देन वन आंसर टाइप में क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर आपका dt कांस्टेंट रहेगा तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जी। तो एक तो हमारा ऑप्शन बन रहा है ये वाला। अब वर्क डन 0 होगा आइसोथर्मल में, वर्क डन तो 0 की कंडीशन ही नहीं है, वर्क डन तो 0 की कंडीशन ही नहीं बनती। इंटरनल एनर्जी चेंज नॉट इक्वल टू 0, ये भी गलत। क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये देख लो एक बार, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है, डी इज इक्वल टू
Q प्लस में W। अगर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो du चेंज इन न्यूट्रल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये यहाँ से क्या बनेगा, माइनस W, मतलब Q इज इक्वल टू माइनस W। मतलब हमारे कौन कौन से आंसर ठीक हो गए, ए और हमारा आंसर हो गया डी वाला। ठीक है, अब हम यहाँ से अगले टॉपिक की स्टार्टिंग कर लेते हैं। अब अगला टॉपिक यहाँ से क्या करेंगे, एंथैल्पी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था हीट वगैरह के बारे में, अब क्या करते हैं एंथैल्पी वगैरह के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हमने हीट वगैरह के बारे में कर लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। हीट हाँ, हमने हीट के बारे में पढ़ लिया। अब स्टडी करते हैं एंथैल्पी वगैरह के बारे में। अब ये देखो, मैंने हीट के बारे में क्या बताया था, हीट के बारे में क्या बताया था, एक एनर्जी का फ्लो होता है अक्रॉस द बाउंड्री। बाउंड्री किसके, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होती है उसके अक्रॉस क्या होती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और कब होता है, जब कोई भी सिस्टम एक स्टेट से स्टेट 2 तक जाता है। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 तक कब जाता है, जब वहाँ पे क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। टेम्परेचर का क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब टेम्परेचर का डिफरेंस इन द सेंस क्या बोल सकते हैं, मान के चलते हैं सर्दियों टाइम में, आपने देखा होगा सर्दियों टाइम में आपने ले लिया, मतलब कोई भी, मतलब अगर कोई भी मेटेलिक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर कोई भी गर्म चीज़ ले रखी है आपने, मेटेलिक कंटेनर ले रखा है, उसके अंदर कोई भी आपने गर्म चीज़ डाल रखी है, कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे, वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। मेन रीज़न क्या होता है, जो आपकी कंडक्शन की मतलब बाउंड्री है आपकी, वो क्या कंडक्टिंग, वो क्या करती है, मतलब हीट के फ्लो को क्या करती है भाई, अलाउ करती है। अब हीट के फ्लो को क्या करेगी, अलाउ करेगी, तो वहाँ से अब ये देखो कुछ टाइम के बाद ठंडी होने का रीज़न क्या है, जो तुम्हारी हीट थी उसके अंदर से वो सराउंडिंग के अंदर क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। मतलब हमेशा हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन, तो वहीं पे एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई एंथैल्पी के बारे में। अब ये एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी भी आपकी क्या है, कि एनर्जी है। एंथैल्पी भी क्या है, एनर्जी है। अब किस टाइप की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट यहाँ से करते हैं कैपिटल एच से। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होगी भाई एंथैल्पी, एक बार देख लेते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे। यहां से एक डायग्राम बनाते हैं। मैंने क्या कर दिया, ये ओपन वेसल है, ठीक है, ये ओपन वेसल कंटेनर है। ऊपर से क्या कर रखा मैंने, ओपन कर रखा, नीचे से मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने कोई भी गैस रख दी, कोई भी मतलब रिएक्टेंट वगैरह कर दिया, जिसके अंदर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसको क्या करता हूँ भाई, इसको क्या करता हूँ, एक बर्नर के ऊपर प्लेस कर देता हूँ, ताकि इसकी क्या रहे, हीटिंग होती रहे, इसकी क्या होती रहे, हीटिंग होती रहे। मैंने क्या ले लिया, बर्नर वगैरह ले लिया। थोड़ी मेरी ड्राइंग वगैरह तो ऐसी है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये ले लिया मैंने बर्नर, ठीक है। अगर आप हीटिंग करोगे तो इसमें से क्या होगी, इसमें से फ्यूम वगैरह बाहर भी निकलेंगे। फ्यूम वगैरह क्या निकलेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर निकलेंगे, ठीक है। जो भी आपकी हीट वगैरह, जो भी आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो आपका क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हीट वगैरह बाहर निकल रही है, हीट वगैरह आपकी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो जो भी आपकी ये हीट रिलीज होती है, जो भी आपकी हीट रिलीज हुई है बाहर की तरफ, ठीक है, जो भी आपकी हीट रिलीज हुई है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलूंगा, हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी चेंज। उसी को क्या बोलूंगा मैं, एंथैल्पी बोलूंगा। मतलब जो भी आपकी हीट रिलीज हो रही है कंटेनर से, जो भी आपकी हीट रिलीज हो रही है, अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में क्या हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो यहां से रिलेशन क्या आएगा, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा,
डी एच इज इक्वल टू क्यू पी। यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, डी एच इज इक्वल टू क्यू पी। अब इस एंथैल्पी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। मैंने बोला था ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने बोला था ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द मैटर, या बोल सकते हैं सब्सटेंस के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि कैसा फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। मैंने क्या बोला था, ये क्या है, स्टेट फंक्शन। केवल पाथ फंक्शन के 5 पॉइंट हैं, उनके अलावा जितने भी कंडीशन आपकी होती हैं, जितने भी आपके फंक्शन हैं, वो सारे सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन है। तो इसके ऊपर पॉइंट लिख लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपका कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ये आपका कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। अगर बात करें, ये कैसी प्रॉपर्टी बताई थी अभी, कैसी प्रॉपर्टी बताई थी, ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं भाई h/n या h/n या h/m जो ग्राम की फॉर्म में, ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये आपकी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई। अब ये देखो, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, ये ऊपर वाली मैंने क्या बताई थी अभी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप दो प्रॉपर्टीज को अगर रेशियो लेते हो, मतलब एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव करते हो, तो आपका क्या बन जाता है, इंटेंसिव। यहाँ पर भी आप रेशियो करते हो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव का, मतलब हमने क्या लिया, मास की फॉर्म में, मतलब ग्राम आपका मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो भी आपकी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और इसके बारे में क्या स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में ये स्टडी कर सकते हैं, जैसे आपने इंटरनल एनर्जी चेंज आपने किया था, इंटरनल एनर्जी चेंज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी चेंज के अंदर हमने ये पढ़ा था, एब्सोल्यूट वैल्यू हम इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट नहीं कर सकते, केवल और केवल कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसे ही आपका क्या होगा, एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू आप काउंट नहीं कर सकते, केवल और केवल चेंज इन क्या कर सकते हो, एंथैल्पी को काउंट कर सकते हो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपकी कितनी एंथैल्पी है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। मैं बोल दूं मैं पर्टिकुलर 10 सेकंड के ऊपर, एग्जैक्ट 10 सेकंड के ऊपर इसकी एंथैल्पी क्या होगी, तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक इंटरवल के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। इसको एक बार मैं अच्छी तरह रीअरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अच्छी तरह रीअरेंज कर लेते हैं मैं एक बार। अब देखो, यहां पे मैं मेंशन करता हूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, that is H is not countable. Absolute value of enthalpy, that is H, is not countable. Only change in enthalpy, only change in enthalpy dH is काउंटेबल। ओनली जो चेंज इन डीएच क्या होती है, काउंटेबल होती है। अब इसके बारे में और क्या पढ़ोगे, अगर ये भी क्या होता है, जैसे इंटरनल एनर्जी चेंज आपका फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है आइडियल गैस के लिए, ऐसे ही आपका एंथैल्पी चेंज भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है आइडियल गैस के लिए। अगर आप आइडियल गैस मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस कर लेते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब बताया था टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चेंज इन एंथैल्पी भी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर, अगले पेज के ऊपर ही मेंशन कर लेते हैं। रुको भाई, ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, अगले पेज के ऊपर चल पड़ते हैं। एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इस बात का मतलब क्या है, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ
टेम्परेचर फॉर आइडल गैस। आइडल गैस के लिए क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब क्या है, एक तरह से यहाँ पे डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर हम बात करें इसके कुछ एक रिलेशन वगैरह लिखना चाहें, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। आपने टेम्परेचर कांस्टेंट किया है, केवल और केवल किस में चेंज किया, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही आपका चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर हम दूसरा की बात करें, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो के बराबर नहीं होगी। तो एक और रिलेशन लिख लेते हैं, अगर आपका चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी आपका रिलेशन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन पता है, कुछ एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं जिसके हेल्प से एक इक्वेशन आती है एंथैल्पी की, वो क्या निकल के आती है वो कर लेते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है, हमें पता है, वी नो, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिलेबस में इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका नहीं है, हायर स्टडीज के अंदर ये इक्वेशन आई है, ठीक है। वहाँ पे अब मैं डिटेल में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ एक क्या होते हैं, पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, वो मतलब उसी की हेल्प से वो इक्वेशन बनाई जाती है। तो वहाँ से हमें पता है H किसके बराबर होता है, U प्लस में PV के बराबर होता है, मतलब एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस में क्या होता है, PV के बराबर होता है। अब ये देखो आपकी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वैल्यू करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, DH से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, DU प्लस में ये भी आपका क्या हो जाएगा, डेल PV। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ये वाली निकल जाती है, क्योंकि हमने चेंज इन एंथैल्पी की हमके वैल्यू क्या कर सकते हैं, काउंटेबल कर सकते हैं। अब ये देखो इस इक्वेशन से हम कितने इक्वेशन बनाएंगे, वो देखो जो हमारे काम की है, मैक्सिमम इक्वेशन सोल्व हो सकते हैं, और जो हमारे काम की नहीं है उसको हम भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो भाई हमारी इक्वेशन क्या आई थी अभी, DH इज इक्वल टू DU प्लस में डेल PV, ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करूं, इस इक्वेशन को क्या करना चाहता हूं, सोल्व करना चाहता हूं, तो कैसे करें भाई, ठीक है। पहली कंडीशन मान के चलता हूं मैं, पहली कंडीशन क्या मान के चलता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो क्या होगा, DH DU आपका कांस्टेंट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, DU बच जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, DV बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, DH इज इक्वल टू DU प्लस में P हमारा बाहर आ गया, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, इनटू में क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। एक इक्वेशन हमारे ये वाली यहाँ से फ्रेम होती है। सेकेंड कंडीशन के ऊपर हम क्या मानूँ मैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं इक्वेशन को क्या कर दूं, कंडीशन क्या अवेलेबल कर दूं, कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी यहाँ से, DH इज इक्वल टू DU प्लस में हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अब की बार चेंज किसके अंदर आया है, हमारा प्रेशर के अंदर क्या आया है, चेंज आया है, तो हमारी इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। थर्ड इक्वेशन क्या करते हैं, बोथ P एंड V आर वेरिएबल। अगर दोनों के दोनों वेरिएबल हैं तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ पे देख लो, DH इज इक्वल टू DU प्लस में, DH इज इक्वल टू DU प्लस में P2 V2 माइनस में P1 V1, ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो अब ये देखो हमने एंथैल्पी की क्या इक्वेशन बोली थी, एंथैल्पी की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी, अगर आपकी हीट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर रिलीज होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। अब ये देखो ये कांस्टेंट प्रेशर नहीं है तो हमारे काम की नहीं है, यहाँ से हम एंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, प्रेशर भी वेरिएबल है, ये वाली भी इक्वेशन हमारे काम की नहीं है। तो हमारा प्रेशर वाली कांस्टेंट वैल्यू है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो जो भी एंथैल्पी
रिलीज होती है, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चाहिए। तो हमारे काम की कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हमारी क्या है, काम की। ठीक है, इसी इक्वेशन को क्या करते हैं, अब ये देखो जो कंटेनर था उसके अंदर हमने गैस क्या मान रखी है, आइडियल मान रखी है। उसके अंदर गैस क्या मान रखी है, आइडियल मान रखी है। अगर गैस आइडियल होगी तो एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब वो उसको क्या करेगी, फॉलो भी करेगी। तो एक बार लिख लेते हैं, इफ कंटेनर कंटेन्स आइडियल गैस then it also follow ideal gas equation तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को भी क्या करेगी भाई, फॉलो करेगी। अगर वो आइडियल गैस इक्वेशन को ही फॉलो करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, PV इक्वल टू nRT होगी। तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होगी, PV इक्वल टू nRT। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, एंथैल्पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो क्या बोल दिया भाई, कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, पहली कंडीशन होगी प्रेशर को कांस्टेंट करके चलो। तो यहाँ से अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर लेता हूँ तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, PdV इज इक्वल टू dnRT। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ये वाली बनती है। ठीक है, अगर आपको प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम दे रखा तो आपका जो भी आंसर निकलेगा वो इस वाली इक्वेशन से निकल आएगा। अगर आपको प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम नहीं दे रखा तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन चेक करते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन से क्या करते हैं, एक बार नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करता हूँ इसी को। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई है यहाँ पे, PdV इज इक्वल टू चेंज इन nRT। तो यहाँ पे मैं कंडीशन फॉलो करा देता हूँ, तो कंडीशन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं पहली कंडीशन क्या मान के चलता हूँ भाई, यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरिएबल है। अगर आपका टेम्परेचर वेरिएबल है और नंबर ऑफ मोल और R क्या आपका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल और R क्या आपका कांस्टेंट है, उस केस में आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी, यहाँ से क्या निकल के आएगी, PdV इज इक्वल टू nRdt। और nRdt को मैं क्या लिख सकता हूँ, PdV इज इक्वल टू nRT2 माइनस में T1, अगर आपका जब टेम्परेचर क्या हुआ, वेरिएबल हो। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे मैं फॉलो करा देता हूँ, अगर आपका R तो कांस्टेंट होता ही है, वो क्या होता है, गैस कांस्टेंट। अगर आपका टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, अगर आपका टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर वाली, PdV इज इक्वल टू डेल NG/RT, ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो ये वाली इक्वेशन बनती है तो हमारा चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, देन चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी भाई, चेंज इन एंथैल्पी की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से चेंज इन एंथैल्पी बिकम्स, वो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, DH इज इक्वल टू DU प्लस में nRdt। पहली इक्वेशन तो हमारी ये वाली बनेगी, पहली इक्वेशन हमारी ये वाली बनेगी। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, DH की, DH इज इक्वल टू DU, DH इज इक्वल टू DU प्लस में डेल्टा NG/RT। दो इक्वेशन बनती हैं, यही हमारी इक्वेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में क्या होंगी, हेल्प करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भैया डेल्टा NG क्या है, डेल्टा NG क्या है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ moles of gaseous reaction, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्शन। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, तो डेल्टा NG का यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा,
तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, गैसेस प्रोडक्ट के अंदर टोटल मोल्स कितने हैं, माइनस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेड, उसके अंदर हमारे टोटल मोल्स कितने हैं। तो इसको हमने क्या करना है, इसको नीचे की तरफ लिख लेते थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये फॉर्मूला अगर आपका निकल के आता है तो मैं अप्लाई करना और बता देता हूँ इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लूँ, एग्जाम्पल ले लूँ, थ्राइस ऑफ H2 1 मोल N2, ये कंबाइन करता है 2 मोल अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करता है। ये भी आपका गैसेस कंडीशन है, ये भी आपका क्या है, गैसेस कंडीशन है। एक और लिखता हूँ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अगर मैं क्या करता हूँ, PCl5 को, PCl5 एक गैस मान ली, इसको क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है PCl3 गैस की प्लस में Cl2 गैस की। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और क्या कौन सा लूँ, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसकी हीटिंग करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर फॉर्मेशन क्या होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की प्लस में CO2 गैस की क्या होगी भाई, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इन तीनों गैसेस रिएक्शन का मैं क्या करता हूँ, गैसेस रिएक्शन इन द सेंस गैसेस तो नहीं है, ये आपका गैसेस नहीं है, आपका सॉलिड की फॉर्म में है। तो हम इन तीनों रिएक्शन का क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एनजी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इनका डेल्टा एनजी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका डेल्टा एनजी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, जो भी आपके गैसेस प्रोडक्ट के अंदर, जो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर जितने भी गैसेस मोल हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट के अंदर जितने भी आपके गैसेस मोल हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, माइनस हमने क्या करना है, जितने भी आपके रिएक्टेंट के अंदर गैसियस मोल हैं, जितने भी आपके रिएक्टेंट के अंदर मतलब जितने भी रिएक्टेंट आपके गैसेस फॉर्म में उनके मोल कितने हैं। तो यहाँ पे कितने हैं भाई, गैसेस प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ गैसेस मोल कितने हैं, 2, माइनस में गैसियस रिएक्टेंट कितने हमारे, 2 और 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 में से माइनस करेंगे 4 को, टोटल वैल्यू डेल्टा एनजी की कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस वाले केस में डेल्टा एनजी की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो कितना आ रही है, यहाँ पर डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से कैलकुलेट करके देखो, 1 2 में से क्या करूँगा मैं, प्रोडक्ट के अंदर कितने मोल है, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो गैसेस मोल कितने प्रोडक्ट के, 2, रिएक्टेंट साइड कितने भाई, 1, 2 में से 1 माइनस करूँगा तो कितना बच जाएगा, 1 ही बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो इस वाले केस में और बता दो भाई, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के अंदर गैसेस वाले कौन से हैं, गैसेस वाले ये हैं 1, ये आपका गैसेस नहीं है, ये आपका क्या है, सॉलिड है। तो आपके गैसेस प्रोडक्ट कितने, प्रोडक्ट के अंदर गैसेस कितने प्रोडक्ट आपके गैसेस मोल में, 1, रिएक्टेंट साइड आपके गैसेस कितने रिएक्टेंट है, वहाँ पे 0, 1 माइनस 0 वो वैल्यू आपकी कितनी बनेगी भाई, 1 निकल के आएगी। तो यहाँ से हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एनजी को, ठीक है। अब डेल्टा एनजी के बिहाफ पे अगर आपका डेल्टा एनजी पॉजिटिव आता है, अगर आपका डेल्टा एनजी नेगेटिव आता है, या आपका डेल्टा एनजी 0 आता है, उस केस में आपका चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन आएगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगले पेज के ऊपर चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस में डेल एन जी आर टी, ठीक है। अब ये देखो पहली कंडीशन, अगर आपका डेल्टा एन जी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाए, उस केस में आपका डी एच और डी यू के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर आपका डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ गया मतलब क्या हुआ, डी यू प्लस में अगर हम क्या करेंगे कुछ समथिंग ऐड करेंगे, वो क्या होती है आपका डी एच के बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लूँ, एक मैंने मान लिया मेरी 100 क्वांटिटी है, ठीक है, मेरे पास क्या है 100 रुपये, एक सामने वाला बैठा है उसके पास क्या है 80 रुपये हैं।
अगर उसके अंदर एक दूसरा और 20 और ऐड कर दे तब मेरे बराबर निकल के आता है। अगर मैं अकेला 100 क्वांटिटी वाला 80 के साथ कंपेयर करता हूँ तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा हुई? तो मेरी क्वांटिटी आपकी क्या हुई? ज़्यादा हुई। ठीक है, आपकी ये क्वांटिटी हम क्या करते हैं, एक तरह से ऐड कर रहे हैं। अगर आपका डेल्टा एन जी क्या है? पॉजिटिव, तो डी यू के अंदर ऐड करोगे तब इसके बराबर होता है। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन बराबर होगा? ये डी एच ग्रेटर देन क्या होगा? डी यू। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? डी एच क्या होगा? ग्रेटर देन डी यू। ठीक है, डी एच क्या होगा? ग्रेटर देन डी यू होगा। एग्जाम्पल ले लो, बेसिक एग्जाम्पल है बिल्कुल। अगर मैं मान के चलता हूँ डी एच की वैल्यू 100, डी एच की वैल्यू 100, डी यू की वैल्यू मैंने मान ली, ये हमने मान लिया डी एच, ये मान लिया डी यू, प्लस में डेल्टा एन जी की मैंने वैल्यू मान ली प्लस का 20, डेल्टा एन जी आर टी की पूरी वैल्यू मान ली, डेल्टा एन जी आर टी की मान ली 20। दोनों को ऐड करोगे तब इसके बराबर होती है। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं तो इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा? इन दोनों में आपका कौन ज़्यादा हो जाएगा? डी एच ग्रेटर देन डी यू बन जाएगा। ठीक है, डी एच ग्रेटर देन क्या बन जाएगा? डी यू बन जाएगा। इस वाले केस में क्या लेते हैं? इस वाले केस में मैं मान के चलता हूँ अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आने का मतलब आपके गैसियस जो मोल है, मतलब डिफरेंस आया रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल और लेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी? अगर हमें पता है इक्वेशन हमारी क्या थी, डी एच इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अगर आपने ये 0 के बराबर कर दिया तो आपका चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर हो जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर केस मान के चलते हैं डेल्टा एन जी आपका क्या हो जाए? लेस देन क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। मान के चलते हैं यहाँ पे, अगर इसके बराबर हो जाए तो मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ अगर मेरी 100 क्वांटिटी है, अगर मेरी यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, डी एच की वैल्यू क्या है? 100 है। अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे डी यू की वैल्यू क्या है? 120 है। उसमें से क्या कर दूं मैं? 20 को माइनस कर दूं। उसमें से क्या कर दूं? 20 को माइनस कर दूं। मतलब यहाँ पर हमारी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या लगा दी हमने? नेगेटिव लगा दी। अगर नेगेटिव लगा देते हैं तब इसके बराबर आती है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ भाई, डी एच और डी यू को अकेला, तो कौन ज़्यादा हुआ? तो यहाँ से क्या निकल के आता है हमारा? डी एच क्या होता है? लेस देन होता है किससे? डी यू से। डी एच हमारा क्या होता है? लेस देन होता है डी यू से। इसी के ऊपर कई क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी क्या करते हैं भाई? अगले लेक्चर में सॉल्व करते हैं। ठीक है।